Welcome to class of Indian Partnership Act 1932, and today our topic is the doctrine of holding out. Doctrine of holding out is very important concept because it has come in various judicial exams also, और इस पर आपके कोर्स में भी एक क्वेश्चन सेपरेट बनता है, तो बहुत अच्छे से समझना है कि ये क्या डॉक्ट्रीन हमें बताता है। सेक्शन 28 के अंडर हम इस डॉक्ट्रीन को पढ़ेंगे। व्हाट दिस डॉक्ट्रीन ऑफ होल्डिंग आउट इज। बच्चे, आपको मैंने लॉ ऑफ एस्टॉपल के ऊपर बहुत अच्छे से क्लास दी है एक, इवन आई विल प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ दिस वीडियो। सो डॉक्ट्रीन ऑफ होल्डिंग आउट इज लॉ ऑफ एस्टॉपल। लॉ ऑफ एस्टॉपल क्या होता है, बहुत अच्छे से समझना है बच्चे। जब कोई पार्टनर या कोई पर्सन अपने आप को किसी दूसरे पार्टनर या पर्सन के सामने दर्शाता है कि मैं ये हूं, ठीक है, मतलब आप डीलिंग के टाइम पर किसी थर्ड पार्टी को ऐसे दर्शा रहे हो कि आप इस फर्म के ही पार्टनर हो या आप वो पर्सन हो जो ये काम कर सकते हो, और थर्ड पार्टी आप पर विश्वास करके अपना स्टेप ले लेती है, अपना काम को कर देती है, दे एक्ट ऑन बिलीविंग यू। देन आफ्टर जब ये काम हो चुका होगा, आप उसके बाद ये डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं, ये तो मैं नहीं था, ऐसा मैंने बोला ही नहीं, मैं तो पार्टनर हूं ही नहीं। Now you cannot take step back. Okay, you have to be responsible what you said. You have to remain on your words. What basically this law of estoppel said, that you have to stand on your words. सिंपल में समझे तो स्टैंड ऑन योर वर्ड्स। जो आपने बोला है अब आप उससे मुकर नहीं सकते। आपकी कही हुई बात पर थर्ड पर्सन ने विश्वास किया है और उसने एक्ट किया है। नाउ यू कैन नॉट टेक योर words back. Okay, so this is your doctrine of holding out. We will read how this doctrine apply in this partnership act. बहुत अच्छे से समझना, बहुत ब्यूटीफुली मैंने आपके लिए ये सेक्शन 28 क्रिएट किया है। एक एक चीज समझते जानिए। सो लॉ ऑफ एस्टॉपल सेज दैट इफ अ पर्सन बाय हिज रिप्रेजेंटेशन, अपनी रिप्रेजेंटेशन से, अपने किसी एक्ट से, ऐसे रिप्रेजेंट का मतलब है बच्चे दिखाता है, दर्शाता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन इंड्यूसेस, इसको इंड्यूसेस अदर्स टू डू सम एक्ट्स, कि वो आप पर बिलीव करके कोई एक्ट या कोई स्टेप ले। देन द पर्सन जिसने ये रिप्रेजेंटेशन की है, मीन्स यही पर्सन जिसकी मैं बात कर रही हूँ, देन दिस पर्सन मेकिंग द रिप्रेजेंटेशन इज नॉट अलाउड टू डिनाई, ये फिर डिनाई नहीं कर सकते व्हाट ही असर्टेड अर्लियर, जो इन्होंने बात पहले बोली है। ठीक है बच्चे, समझ में आया। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, लॉ ऑफ एस्टॉपल सेज दैट इफ द पर्सन बाय हिज रिप्रेजेंटेशन और हिज वर्ड्स इंड्यूसेस others to do some act, कि वो कुछ काम करें, then that person who is making that representation will not be allowed to deny or take any step back what he asserted or what he said earlier. राइट, सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28 क्लॉज 1 को हम पहले समझेंगे। वो यही बात कहता है दैट द पर्सन हैज हिमसेल्फ रिप्रेजेंटेटेड, ठीक है, उसने आपने आपको ऐसा रिप्रेजेंट, ऐसा दर्शाया है, हिम एज पार्टनर ऑफ द फर्म। पार्टनरशिप में कैसे ये डॉक्ट्रिन है अप्लाई होगा बच्चे, कि किसी पर्सन ने अपने आप को पार्टनर बताया है फर्म का टू समबडी, किसी को। सो दैट समबडी मीन्स दैट थर्ड पार्टी, उसी की बात की जा रही है। पार्टी मस्ट हैव एक्टेड, उन्होंने कोई भी एक्ट या स्टेप लिया है, किस चीज पर बिलीव करके, ऑन द बिलीव या फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पर 28 क्लोज 1 कहता है। अब ये काम होने के बाद, ये सब बात होने के बाद लाइबिलिटी कैसे क्रिएट हो गई, मतलब फर्म कैसे रिस्पॉन्सिबल होगी या वो पर्सन कैसे रिस्पॉन्सिबल हो गया, वी विल सी दैट रिप्रेजेंटेशन, that this representation by one partner या one person कैसे, किस चीज की, एज अ पार्टनर। हियर फ्रॉडुलेंट मोटिव इज नॉट रिक्वायर्ड, मीन्स आपके मोटिव को यहाँ पर कोई कंसीडर नहीं कर रहा है, आपके वर्ड्स थे, यही मैटर करता है, ये मैटर नहीं करेगा कि आपका मोटिव क्या था। सो आप कल ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं मैंने आपके साथ कुछ गलत करने की नहीं सोची थी, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। नो, योर वर्ड्स मैटर हेयर, नॉट योर मोटिव or what you have in your mind, that doesn't matter. Again I'm saying representation means what you said, yeah, what you made other believe through your actions.
So on the faith of your this representation, थर्ड पार्टी हैज एक्टेड, थर्ड पार्टी ने स्टेप ले लिया है, दे हैव ऑलरेडी एक्टेड, नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल. सो हेयर व्हाट विल हैपन, इन दो बातों की वजह होने से, क्या क्या बातें, एक तो रिप्रेजेंटेशन होने से और दूसरा थर्ड पार्टी ने वो एक्ट कर दिया है उस रिप्रेजेंटेशन के रहते रहते. सो बोथ द फर्म एंड पार्टनर्स दोनों ही क्या होंगे, लायबल. राइट बच्चे, दोनों ही लायबल होंगे. दिस फर्म and the partners will all be liable for that partner जिसने ये काम किया है. समझ में आया बच्चे? अब पोजीशन ऑफ द रिटायर्ड पार्टनर, रिटायर्ड पार्टनर भी क्या ऐसे ही रिस्पॉन्सिबल रहता है? हम उसकी बात अब देखते हैं. देखिए रिटायर्ड पार्टनर के केस में क्या है, दैट व्हेन द पार्टनर रिटायर्स, जब कोई भी पार्टनर रिटायर होता है तो क्या होता है, उसके जितने भी रिलेशन होते हैं फर्म के साथ या किसी भी पार्टनर के साथ, जो भी रिलेशन होगा वो क्या हो जाता है, वहीं एंड हो जाता है ना. रिटायर आप कहीं से हुए, आपके वहां के जितने भी आपके रिलेशंस थे, जो भी आप पहले किसी के साथ जो भी रिलेशनशिप शेयर करते थे वो वहीं एंड हो गई. बट ये चीज बाहर की थर्ड पार्टी को नहीं पता है. दिस इज योर इंटरनल मैटर, राइट. सो टू एस्केप दिस डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट मीन्स, आपको अगर इस डॉक्ट्रिन से बाहर निकलना है, आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरवाना चाहते, किसी पार्टनर ने कोई एक्ट किया है तो इसमें आपकी क्या गलती है, आप तो रिटायर हो चुके हो, बट यहाँ पर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर बनती है, क्या, दैट बट टू एस्केप दिस डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट, डैश ऑफ रिटायरमेंट इज मस्ट. व्हाट इज दैट, दैट इज पब्लिक नोटिस. आपको पब्लिक को नोटिस करवाना पड़ेगा कि मैं यहाँ का पार्टनर नहीं रहा अब, एंड दिस इज टू बी डन थ्रू अ नोटिस गिवन टू द पब्लिक. सो पब्लिक नोटिस आपको देना पड़ेगा जिसमें ये बताना पड़ेगा कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं एंड आई एम नॉट फॉर एनी फर्दर दिस पार्ट ऑफ दिस फर्म, राइट. नाउ सच नोटिस कैन बी गिवन इधर बाय द फर्म, या तो वही जो वहां की वो फर्म है वो नोटिस दे सकती है कि ये पार्टनर हमारा रिटायर हो चुका है, या फिर दैट रिटायरिंग पार्टनर, वो रिटायरिंग पार्टनर भी खुद से नोटिस देगा. दोनों ही दे तो बहुत अच्छा है, बट अगर किसी ने भी नोटिस दे दिया, फर्म ने दे दिया, रिटायरिंग पार्टनर ने दे दिया है, वो माना जाएगा कि नोटिस पब्लिक को जा चुका है. एंड इफ नो सच नोटिस इज गिवन, अगर नोटिस नहीं दिया तो क्या होगा, एंड इफ एनी थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी ने क्या किया है, एक्ट कर दिया है, थर्ड पार्टी एक्टेड विदाउट नोइंग अबाउट दिस रिटायरिंग, ठीक है ना, या एंड ऑफ द रिलेशनशिप, रिटायरिंग या एंड ऑफ द रिलेशनशिप का उनको नहीं पता है, दैट कैन मेक बोथ फर्म एज वेल एज रिटायरिंग पार्टनर लाइबल. यहां पर दोनों फर्म और रिटायरिंग पार्टनर क्या होंगी, लाइबल रहेंगी. ठीक है बच्चे. देन मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग इज, नो सच नोटिस इज गिवन इन केस ऑफ. अब मैंने आपको बताया था कि नोटिस आपने हर केस में देना है, बट इस केस में देने की जरूरत नहीं. किस केस में, अगर पार्टनर क्या है, स्लीपिंग पार्टनर है. स्लीपिंग पार्टनर का अदर नेम क्या है, डोरमेंट पार्टनर. ये वो पार्टनर्स होते हैं जो फर्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इनके आने से या जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, थर्ड पार्टी को तो नॉलेज ही नहीं है. सो वहां पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं. नेक्स्ट इज व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर. अगर पार्टनर की डेथ हो गई तो क्या होगा, क्या उसमें भी इस नोटिस की जरूरत पड़ेगी. दिस इज गिवन इन योर सेक्शन 28 क्लोज 2. सो हेयर व्हाट इज गिवन, दैट डेथ ऑफ द पार्टनर ब्रिंग्स ऑटोमेटिक डैश, क्या, ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. फर्म वहीं पर डिसॉल्व हो गई, उसकी डेथ से पार्टनरशिप फर्म वहीं पर खत्म हो गई ना बच्चे. सो डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इफ स्टिल बिजनेस जो है वो कैरी हो रहा है. ठीक है, मतलब फर्म जो फर्दर पार्टनर्स थे उन्होंने फर्म को डिसॉल्व करना नहीं सोचा, उन्होंने क्या किया, बिजनेस को फर्दर कैरी करने का सोचा है. एंड इफ दे आर कैरिंग दैट बिजनेस, तो यहां पर क्या होगा, दैट बिजनेस doesn't make the legal representatives of that diseased partner liable. उनके जो डिजीज पार्टनर के जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मींस द पर्सन बिहाइंड लिविंग इन हिज फैमिली, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दैट डिजीज पार्टनर, उनको आप लाइबल नहीं ठहरा सकते. ठीक है, अब उनका थोड़ा कोई कसूर है इस चीज में. ठीक है ना, पार्टनर की डेथ हो गई है, एज ए रिटायरिंग पार्टनर तो ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर को अपना नोटिस देना पड़ेगा,
बट डेथ होने के बाद पार्टनर की उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स का ऐसा कोई भी काम नहीं है जिनसे आप उनको लायबल ठहरा सकते हैं एनी एक्ट डन आफ्टर हिज डेथ. सो हेयर पब्लिक नोटिस ऑफ डेथ इज नॉट रिक्वायर्ड या नॉट नेसेसरी. इसमें जरूरत नहीं होती है पब्लिक नोटिस की टू बी गिवन इन केस ऑफ रिटायरमेंट, जैसा आप रिटायरमेंट में देते थे. तो यहाँ से डिफरेंस तो समझ में आ गया ना आपको. अब आपसे कोई पूछे डेथ के केस में और रिटायरमेंट के केस में क्या डिफरेंस है, तो आप कहेंगे रिटायरमेंट के केस में आपको पब्लिक नोटिस देना जरूरी है और डेथ के केस में इस पब्लिक नोटिस की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती. वाई? बिकॉज रिटायरमेंट के केस में अगर आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो कोई भी काम आपके जाने के बाद फर्म में होगा उसके लिए आपको लायबल ठहरा दिया जाएगा. So with this बच्चे, this topic of liability, this doctrine of holding out section 28 is over and I hope आपको ये doctrine बहुत अच्छे से समझ में आया है. How this is applied in partnership ये भी आपको अच्छे से पता लगा है. Estoppel हम इसमें अप्लाई करते हैं. Estoppel means stand on your words. So with this topic is over. I hope you enjoyed today's session. Stay tuned for the next one. Till then, keep enjoying, keep sharing. Thank you.